बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान वसीम हाज़िर खिदमत है। आज नाज़रीन 30 जुलाई है, दिन है जुमेरात का और साल 2020। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब की जानिब से ख़त लिखा गया है जिसमें वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को बड़ा तगड़ा किस्म का करारा जवाब दिया गया है। इस खबर की तफसील के साथ आपको ये भी बताएंगे कि आज पार्लियामेंट में सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून व इंसाफ का इजलास हुआ जिसमें फैटफ से मुतल्लिका 2 बिल, एंटी टेररिज्म बिल 2020 और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बिल 2020 अमेंडमेंट के साथ मंजूर करके हतमी मंजूरी के लिए सेनेट को भिजवाए गए हैं। लेकिन आज की कायमा कमेटी के इजलास की खास बात यह थी कि हुकूमती सेनेटर्स और अपोजिशन सेनेटर्स एक दूसरे की बड़ी तारीफ़ें करते हुए दिखाई दिए गए। ये क्या तारीफ़ें हुई आपको ये भी सुनाएंगे। और आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा के साथ सेनेटर रहमान मलिक की जो मुलाकात हुई उस पर आज सेनेटर रहमान मलिक फट पड़े हैं। क्या वजाहत इस मुलाकात के हवाले से उन्होंने दी है आपको ये भी बताएंगे। और इसके साथ साथ अपोजिशन जमातें नैब के कानून में जो तरमीम चाहती हैं, अगर हुकूमत की जानिब से वो तरमीम एक्सेप्ट कर ली जाती तो करप्शन के किन मुल्ज़मान को क्या क्या फ़ायदे पहुंच सकते थे ये भी आपको हम बताएंगे। और वीडियो के आखिर में अगर हमारे पास वक्त बचा तो पनामा के मुकदमे में जिसमें नवाज शरीफ को नाअहली का सामना करना पड़ा, कतरी ख़त पेश करने का फ़ैसला कैसे किया गया था और इस हवाले से वज़ीर आज़म हाउस में क्या इजलास हुआ था और कतरी ख़त पर लीगल टीम की जानिब से क्या एतराज़ उठाया गया था। लेकिन इन तमाम खबरों पर बात करने से पहले एक छोटी सी पर्सनल एक्सप्लेनेशन है कि कल जो नाजरीन की गलतियों के हवाले से मैंने चंद बातें की थी उसका कतई ये मकसद नहीं था कि मैं अपने किसी व्यूअर्स की दिल आज़ारी करना चाहता हूँ। मेरा बात करने का मतलब ये था कि जब आपकी जानिब से गलतियों की निशानदेही की जाती है तो मैं इरिटेट होता हूँ कि मुझसे वो गलती क्यों हुई। मैं गिल्टी फील करता हूँ कि मुझसे वो गलती नहीं होनी चाहिए थी। मैं इंसान हूँ, ख़ताओं का पुतला हूँ। मुझसे अगर गलती होती है ज़ाहिर सी बात है कि मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा था कि अगर ऐसी गलती हो जाए तो बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए माफ़ कर दिया करें। लेकिन किसी अपने व्यूअर्स की मैं दिल आज़ारी नहीं करना चाहता था। लेकिन अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी है तो मैं तहे दिल से माज़रत चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। आइंदा ऐसी बात दोबारा से नहीं होगी। अब हम बात कर लेते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से जो एक ख़त वज़ीर आला सिंध को लिखा गया है। ये ख़त वज़ीर आला सिंध के ख़त के जवाब में लिखा गया है। 23 जुलाई को वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को एक ख़त लिखा था। उस ख़त के ज़रिए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने नेशनल फाइनेंस कमीशन की तश्कील जो हुकूमत की जानिब से की गई थी उस पर एतराज़ात उठाए गए, उस पर इल्ज़ामात लगाए गए और वज़ीर आला सिंध ने नेशनल फाइनेंस कमीशन की तश्कील पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने उस ख़त के 5 रोज़ के बाद एक ख़त जो है वो वज़ीर आला सिंध को लिखा है जिसमें ये कहा गया है कि आपके जो नेशनल फाइनेंस कमीशन पर उठाए गए जो एतराज़ात हैं, जो इल्ज़ामात हैं वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं हैं, वो गलत हैं, बेबुनियाद हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने ख़त में वज़ीर आला सिंध से ये कहा है कि आइन के मुताबिक नेशनल फाइनेंस कमीशन की दोबारा से तश्कील जो है वो कर दी गई है। अब आपका फ़र्ज़ ये बनता है कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम से जो है वो लीगल जो रेमेडी आपकी बनती है इस फोरम से फ़ायदा हासिल करें और किसी भी तरह से इस फोरम को जो है वो मुतनाज़ा बनाने की कोशिश ना की जाए। ये कहा गया है वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से मुराद अली शाह को कि अब दोबारा से इस फाइनेंस कमीशन को आप मुतनाज़ा नहीं बनाएंगे, ये आइन के मुताबिक फोरम बना दिया गया है। दूसरी खबर पर हम बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आज सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून व इंसाफ का इजलास हुआ, उसमें फैटक के 2 जो कानून थे वो मंजूर कर लिए गए और हतमी मंजूरी के लिए सेनेट में भिजवा दिए गए हैं। इस पर हम बात नहीं करेंगे। आज जो 2 कवानीन पेश हुए इस पर अपोजिशन जमातों को पहले एतराज़ था, लेकिन आज कायमा कमेटी के इजलास में ये देखा गया कि तमाम अरकान चाहे वो हुकूमत से थे चाहे वो अपोजिशन थे, बड़े शीरो शिकर जो है वो दिखाई दिए, बड़े हंस कर बातें कर रहे थे, एक दूसरे की तारीफ़ें कर रहे थे। सेनेटर जावेद अब्बासी जिनका नून लीग से ताल्लुक़ है वो इस कायमा कमेटी के इजलास की सदारत कर रहे थे। एक मौके पर उनकी जानिब से ये कहा गया कि लगता यह है कि रहमान मलिक और फ़रोग़ नसीम, मतलब फ़रोग़ नसीम वज़ीर कानून है और रहमान मलिक का ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी के साथ है, लगता यह है कि आपस में मिले हुए हैं। अज़राए तफन्नुन उन्होंने ये बात की जिस पर फ़रोग़ नसीम ने, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि या तो ये दोनों आपस में मिले हुए हैं या इन दोनों के दिल आपस में मिले हुए हैं। जिस पर फ़रोग़ नसीम साहब ने कायमा कमेटी के इजलास में यूँ हाथ उठाया, उन्होंने कहा जी ये दोनों बातें दुरुस्त हैं, हम दोनों आपस में मिले हुए भी हैं और मेरे और रहमान मलिक के दिल भी आपस में मिले हुए हैं। जिस पर सेनेट कमेटी के इजलास में बैठे हुए अरकान के चेहरों पर जो है वो मुस्कुराहटें जो है वो बिखर गईं। आगे चल के रहमान मलिक साहब ने ये कहा कि ये दोनों बिल हमने पास करने हैं तो इसमें मेंगनियाँ जो है वो डालने की क्या ज़रूरत है। जिस पर सेनेटर मुस्तफ़ा जो हैं जिनका पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर,
उन्होंने ये एतराज़ उठाया कि ये आपकी बात हो सकती है, हम इस बिल में कोई महंगियाँ डालना नहीं चाहते, लेकिन जो बात है हम अपनी इस बिल में करेंगे। और जब तारीफ़ें की गई, इजलास ख़त्म हुआ, तो सेनेटर जावेद अब्बासी जो कि कायमा कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने कहा कि मैं तमाम मेंबरान का, चाहे वो अपोजिशन से हैं, चाहे वो हुकूमत से हैं, वो फ़रोग नसीम साहब हों, चाहे वो फ़ारूक एच नाइक साहब हों, मैं सबका बड़ा तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज बड़े अच्छे अंदाज में कायमा कमेटी का इजलास हुआ और ये बिल पास करके अब जो है वो सेनेट में भिजवाए जा रहे हैं। जिस पर सेनेटर मंजूर अहमद ने ये कहा कि आज अरकान सेनेटर्स की बड़ी तारीफ़ें हो रही हैं, खुदा खैर ही करे। बैरिस्टर सैफ साहब ने कुछ बात करने की कोशिश की, तो उस पर जावेद अब्बासी ने यह कहा कि बैरिस्टर साहब आप तो कोई बात ना करें, आप तो हमेशा बनती हुई बात को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, आप आज बात ना ही करें तो अच्छा। ये भी अज़राए तफन्नुन बात हो रही थी, जिस पर बैरिस्टर साहब ने यह कहा कि लग ये रहा है कि जैसे अंजमन बाहमी 27 का जो है कोई इजलास हो रहा है। तो मेरी सिर्फ आपसे फिर इतनी रिक्वेस्ट है कि आपने मेरी ज़ात के हवाले से जो बात की है कि मैं चीज़ों को ख़राब करता हूँ, आप सिर्फ यही बात जो है वो इजलास की कार्रवाई से हज़फ कर दें, बाकी मेरा कोई एतराज़ नहीं है। जबकि सेनेटर मुसद्दक मलिक की जानिब से ये कहा गया कि फ़ारूक एच नाइक, जिनका पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, वो भी सेनेटर हैं, कि ये एक रॉक स्टार हैं और आज के बिल मंजूर कराने में कायमा कमेटी से उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। इसके बाद जो रहमान मलिक बाहर आए, उनसे मीडिया ने ये पूछा कि आपने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात क्यों की। इस हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी एक बयान दिया था कि इस मुलाकात के हवाले से वो रहमान मलिक से जो है वो बाज़ पुरस करेंगे। रहमान मलिक ने यह कहा कि मैंने कोई इंडियन आर्मी चीफ के साथ मुलाकात नहीं की थी, मैंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ मुलाकात की थी, और जिस तरह से उसके मुलाकात के हवाले से नेगेटिव प्रोपोगंडा किया गया, उससे मुझे जो है वो फील हुआ, मेरी दिल आज़ारी हुई, मुझे पेन जो है वो फील हुआ। उन्होंने कहा कि मैं सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला का जो है वो चेयरमैन हूँ, और आर्मी चीफ के साथ जो मेरी मुलाकात हुई उसमें किसी किस्म की कोई सियासी बातें नहीं हुई थी, बल्कि मुल्क की सिक्योरिटी के जो इशू थे, बॉर्डर के जो इशू थे, दाखिला के जो इशू थे, दाखिली सिक्योरिटी के हवाले से उन मौज़ूआत पर हमने बात की थी। और इससे पहले भी उन्होंने कहा कि मेरी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ मुलाकात हो चुकी है। तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि वो किस हवाले से आर्मी चीफ से मुलाकात करने के लिए गए थे। और उन्होंने ये भी कहा, मतलब एक उन्होंने शिकवा किया कि इस मुलाकात के ऊपर इस किस्म की नेगेटिव रिपोर्टिंग या नेगेटिव जो है इसे तरीके से पेश नहीं किया जाना चाहिए था। वो आर्मी चीफ के पास गए थे, किसी अपने दुश्मन मुल्क के आर्मी चीफ के पास मुलाकात करने के लिए नहीं गए थे। अब हम बात कर लेते हैं कि अपोजिशन जमातें नैब के कानून में जिन तरमीम का मुतालबा कर रही हैं, अगर हुकूमत वो एक्सेप्ट कर लेती तो किन किन मुल्ज़मान को किस किस्म के फ़ायदे पहुँच सकते थे। एक तो ये कहा गया अपोजिशन जमातों की जानिब से कि करप्शन का जो इतलाक़ है नैब कानून का, वो 1 अरब से कम मुकदमात पर नहीं होगा। अगर ये मंजूर कर लिया जाता तो रमज़ान शुगर मिल के बाहर जो एक नाला बनाया गया था, 36 करोड़ रुपए पंजाब हुकूमत के ख़जाने से वहाँ पर ख़र्च किए गए थे। इस हवाले से कल वज़ीर आज़म इमरान खान के मुशीर बराए एहतसाब और दाखिला शहजाद अकबर साहब ने बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने ये बताया कि अगर ये बात मान ली जाती तो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ के खिलाफ रमज़ान शुगर मिल का जो ये मुकदमा है, जिसमें 36 करोड़ रुपए पंजाब हुकूमत के ख़जाने से खर्च किए गए थे और सिर्फ अपनी शुगर मिल के लिए नाला बनाया गया, तो ये मुकदमा ख़त्म हो जाना था। फिर उन्होंने बताया कि अपोजिशन कहती है कि मनी लॉन्ड्रिंग की जो बात है वो नैब के कानून से निकाल दी जाए। उन्होंने कहा कि अगर मनी लॉन्ड्रिंग की बात नैब के कानून से हम निकाल दें तो शहबाज शरीफ के खिलाफ, हमजा शहबाज शरीफ के खिलाफ, सलमान शहबाज शरीफ के खिलाफ या शहबाज शरीफ की अहलिया के खिलाफ जो टीटीज़ का मुकदमा चल रहा है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम भी है, ये मुकदमा तो फिर ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरह से आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर, ओमनी ग्रुप और जो भी मुल्ज़मान फेक अकाउंट्स में हैं, उन सब के मुकदमात ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ये मुकदमा भी मनी लॉन्ड्रिंग से है। फिर वो कहते हैं कि बेनामीदार के हवाले से अपोजिशन जमातें ये कहती हैं कि बेनामीदार बच्चे या बीवी हो, इसको भी नैब के कानून से निकाल दिया जाए। और ये कहा गया शहजाद अकबर की जानिब से कि ये तरमीम इसलिए मांगी जा रही थी कि लोग ये चाहते हैं ताकि जो करप्शन करे वो अपने बीवी और बच्चों के नाम के ऊपर असासे बनाए और उनसे कोई पूछने वाला भी ना हो, और करप्शन को जो है वो हलाल का लाइसेंस जो है वो दे दिया जाए। 12 मुख्तलिफ जुराइम का जिक्र किया गया है नैब के कानून में। अपोजिशन जमातों की जानिब से ये मुतालबा किया गया कि 6 जुराइम को तो बिल्कुल निकाल दिया जाए, जिसमें आमदन से ज़ायद असासों का जुर्म भी शामिल है। वो ये कहते हैं शहजाद अकबर कि अगर ये आमदन से ज़ायद असासों का जुर्म निकाल दिया जाए तो इसका फ़ायदा खुर्शीद शाह को भी होगा, शहबाज शरीफ को भी होगा, शाहिद खान अब्बासी को भी होगा, हमजा शहबाज को भी होगा, आसिफ अली जरदारी को भी होगा, और इसके अलावा जिन जिन लोगों के खिलाफ चाहे वो हुकूमत में भी बैठे हुए हैं, ये मैं बात कर रहा हूँ, उन सब लोगों को ये जुर्म नैब के कानून से निकालने का जो है वो फ़ायदा पहुँचेगा।
और फिर नैब जो है आमदन से ज़ायद असासों के अगर कोई बना लेता है, उसकी आमदन कम हो लेकिन उसके असासे ज़्यादा हों, तो नैब उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाएगा। और आखिरी जो बात की गई शहजाद अकबर की जानिब से कि अपोजिशन ये चाहती है कि जो नाहली है, अगर एहतसाब अदालत से फ़ैसला किसी के खिलाफ आ जाता है तो उसके बावजूद भी उसे इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाए। उस वक्त तक वो इलेक्शन लड़ता रहेगा जब तक एहतसाब अदालत का फैसले का इख्तिताम जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक आकर नहीं हो जाता। और उसमें यह भी कहा कि अपोजिशन ये भी चाहती है कि नाहली को 10 साल से कम करके 5 साल कर दिया जाए। अगर ये एक्सेप्ट कर ली जाती, जो जितने भी लोग हैं, चाहे वो मरियम नवाज़ हों, चाहे आइंदा आने वाले दिनों में किसी और सियासतदानों को इस नैब कानून के तहत सज़ा होती है, तो एक तो उनकी नाहली 5 साल की हो जाएगी, लेकिन नाहली होने के बावजूद भी वो इलेक्शन लड़ पाएंगे, वो असम्बली में आ पाएंगे, वो सेनेट के मेंबर बन पाएंगे और अवामी ओहदा भी रख पाएंगे। तो ये तरमीम जो है वो डिमांड की जा रही थी अपोजिशन जमातों की जानिब से, जिस पर हुकूमत ने कहा कि हम ये तरमीम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अगर बात करनी है तो नैब के कानून में बेहतरी की करें, नैब के कानून को बिल्कुल ख़त्म करने की बात ना की जाए। अब हम बात करते हैं कि कतरी ख़त किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में पेश करने का फ़ैसला किया गया था। इस हवाले से कुछ माजी के कुछ झरोकों से आपको हम बताएंगे कि जब 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई 2017 को नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया था, तो गालिबन ये नवंबर 2016 में कतरी ख़त सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया था। कतरी ख़त सुप्रीम कोर्ट में पेश करने से पहले वज़ीर आज़म ऑफिस में, वज़ीर आज़म हाउस में एक इजलास हुआ जिसमें वज़ीर आज़म मौजूद थे, मरियम नवाज़ मौजूद थे। हमारे ज़रा ये बताते हैं कि जब ये कतरी ख़त मनी ट्रेल के हवाले से लीगल टीम ने ये कहा कि आपके ये जो लंदन के प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी मनी ट्रेल के हवाले से आपके पास क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या जाकर हम अदालत में बताएं, जिस पर वो कतरी ख़त जो है वो वकील साहब को फराहम किया गया, लीगल टीम को दिया गया कि ये कतरी ख़त आप अदालत में जाकर दे दें कि ये सानी ख़ानदान की जानिब से ये फ़्लैट जो है वो हुसैन नवाज़ को दिए गए हैं। जिस पर जो लीगल टीम थी उनकी जानिब से ये एतराज़ उठाया गया कि ये कतरी ख़त क्योंकि फ़ौजदारी मुकदमा बन सकता है तो एक डिज़ास्टर होगा। उन्होंने ये कहा लीगल टीम की जानिब से कि आपके अगर अलसानी ख़ानदान के साथ, जाबिर अलसानी ख़ानदान के साथ अगर आपके कोई कारोबारी मरासम रहे हैं, आपके पास बैंक रिकॉर्ड नहीं है, चलिए ठीक है आप बैंक रिकॉर्ड ना दें, लेकिन कम अज़ कम आपके पास कोई पुराना टूटा फूटा फटा पुराना रजिस्टर्ड होगा, आप हमें वो रजिस्टर्ड दे दें, हम अदालत में जाकर वो रजिस्टर्ड दिखा देंगे और वो रजिस्टर्ड दिखाने से आपकी बात मानी भी जाएगी। लेकिन अगर हम ये कतरी ख़त लेके जाएंगे तो उससे आपका मुकदमा ख़राब होगा। जिस पर शरीफ ख़ानदान की जानिब से ये कहा गया कि आप ये ख़त ले जाएँ, इस ख़त को अदालत की जानिब से एक्सेप्ट किया जाएगा। और जब वो ख़त अदालत में पेश किया गया, हमने ख़ुद वो विटनेस किया था अदालत में बैठे हुए कि जस्टिस आसफ सईद खोसा जो कि बाद में चीफ जस्टिस भी बने थे, उन्होंने जब ये ख़त देखा, पढ़ा, उन्होंने कहा भाई ये तो एक आप डिज़ास्टर लेकर आए हैं, इस पर तो नैब का केस बन सकता है, ये तो किसी किस्म की कोई मनी ट्रेल नहीं है जिसको हम एक्सेप्ट करें, ये तो आपके ख़िलाफ़ जाएगा, इसको आपको नुकसान पहुँचेगा। तो ये फिर बात हुई। और उसके साथ साथ आपको एक और बात भी बता देते हैं कि जब 20 अप्रैल को 2 जजेस ने नवाज शरीफ को नाअहल कर दिया, 3 जजेस ने JIT बनाई, तो हमने एक जज साहब से जाकर पूछा कि आपने JIT क्यों बनाई, आप इन दरख्वास्तों को रिजेक्ट भी कर सकते थे, 2 जजेस ने एक्सेप्ट कर लिया, तो आपने JIT बनाने का फ़ैसला क्यों किया। तो जज साहब ने मुझे जो बात की वो मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ, अजान हो जाए। वो जज साहब पनामा के मुकदमे की समाअत कर रहे थे, तो फैसले के बाद 20 अप्रैल के फैसले के बाद हम उनके पास गए कि आपने ये दरख्वास्तें रिजेक्ट क्यों नहीं की, आपने JIT क्यों बना दी। तो उनके जहन में पता क्या चल रहा था, उनके जहन में ये चल रहा था कि ये जो अजीज़िया स्टील मिल है जो कि जद्दा में कायम की गई शरीफ ख़ानदान की जानिब से, वो हैरान थे, ये जानना चाहते थे कि ये कायम अगर हुसैन नवाज़ ने की थी तो उसके पैसे जो है वो सारे नवाज शरीफ को क्यों आ रहे थे, प्रॉफिट का ज़्यादातर हिस्सा हुसैन नवाज़ के थ्रू नवाज शरीफ वसूल कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें ये लगता है कि ये नैब का मुकदमा बनता है। डिस्क्वालिफिकेशन पर तो उन्होंने कहा कि अभी हमें नहीं लगता कि नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन होगी, JIT की रिपोर्ट आएगी तो देखेंगे, लेकिन यहाँ पर अल अजीज़िया के हवाले से नैब का केस ज़रूर बनता है और हम ये चाहते हैं कि JIT की एक तहकीकात करा के कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ जाएँ ताकि जब हम ये मामला रेफरेंस के लिए भेजें नैब के पास, तो जो तफ्तीशी अफसर हो उसके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हों, कुछ शवाहिद जो हैं वो मौजूद हों। और फिर हमने देखा जब JIT की रिपोर्ट आई और JIT रिपोर्ट में अल अजीज़िया के हवाले से बहुत सारे शवाहिद सामने आए थे मुबैना तौर पर, और फिर उसके साथ साथ 21 जुलाई को जब फैसला महफूज किया गया तो कहीं से ये नहीं लग रहा था कि रेफरेंस तो दायर होंगे शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़, 2 हों 3 हों, लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन कहीं नज़र नहीं आ रही थी। उसकी वजह ये थी कि 20 अप्रैल के फैसले में जिन जजेस ने JIT बनाने का फ़ैसला किया था उसमें कहा गया था कि अगर नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन का कहीं सवाल पैदा हुआ तो उन्हें बुलाकर ज़ाती तौर पर वजाहत मांगी जाएगी, लेकिन उसमें वजाहत नहीं मांगी गई। 21 जुलाई तक फैसला महफूज कर लिया गया।
तो इससे लगा कि शायद नवाज शरीफ बच जाएंगे। लेकिन दिमाग में एक थोड़ा सा खदशा ज़रूर चल रहा था कि जो FZE का मामला JIT में आया है, जिसमें ये बताया गया कि नवाज शरीफ जो है अपने बेटे की कंपनी में मुलाजमत करते थे, वहाँ से तनख्वाह लेते थे। उस पर जब अदालत ने पूछा भी था तो ख्वाजा आरस ने बताया कि हाँ, मुलाजमत तो करते थे, उनके वो चेयरमैन भी थे अपने बेटे की कंपनी के, लेकिन तनख्वाह नहीं लेते थे। तो खदशा था कि शायद इस पॉइंट के ऊपर जो है अदालत इन्हें डिसक्वालीफाई ना कर दे। फिर 28 जुलाई को जब फैसला आया तो उसी नुक्ते पर नवाज शरीफ को अदालत ने नाअहल करार दिया। तो ये हमने मुद्दा आपके सामने रखना था कि कतरी खत किस तरह से पेश हुआ और अदालत ने JIT बनाने की तरफ क्यों गई थी, जजेस के दिमाग में क्या बात चल रही थी कि कौन सी चीज़ें JIT के ज़रिए जो है वो रिकॉर्ड पर आ सकती हैं, कौन से दस्तावेज़ात आ सकती हैं जिस पर उन्हें नैब में ये मुकदमा भेजने में या नैब का रेफरेंस दायर करने में आसानी पैदा हो सकती है। ये नाज़रीन आज की हमारी खबरें थी। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।